हेलो अमर्स, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने ये देख लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो भी टर्म होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, कैसे पोटेंशियल एनर्जी फोर्स से रिलेटेड होती है और फोर्स के चेंज में, या मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो न्यूमेरिकल तो उसमें फोर्स में अगर चेंज लेके आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज आ रहा है, या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आ रहे हो तो फोर्स में कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस पर हम लोगों ने देख लिया है। अब कहानी हमारी अंतिम मोड पे है और ये अंतिम मोड क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यानी अब हमारा जो टॉपिक है एनर्जी का वो भी ख़त्म होने के कगार पे है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये टॉपिक है। तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक स्टेटमेंट है, एक लॉ है जो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अप्लाई होता है। ये लॉ क्या है? ये लॉ क्या कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी एनर्जी हो, उस एनर्जी को आप क्या नहीं कर सकते? रिफॉर्म नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप उसको बना नहीं सकते और आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स एनर्जी की किसी भी फॉर्म को आप बनाते नहीं हो, वो बनती है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई नई फॉर्मेशन होती है एनर्जी की और कोई एनर्जी बन गई है तो आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स एक ही स्टेटमेंट दिया गया इस लॉ के द्वारा कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका इन लोगों ने अर्थ यह दिया, इसका कारण क्या बताया, मतलब अर्थ के साथ साथ कारण क्या बताया कि जब इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, तो इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की जब संरचना हुई थी, तो उस समय जितनी एनर्जी थी वो एनर्जी आज भी इस पूरे यूनिवर्स में है। इसका मतलब एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कभी भी, मतलब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से क्या लिखा गया है कि नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और यूनिवर्स की एनर्जी आज तक क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कभी भी एनर्जी को आप क्या नहीं कर सकते? ये नहीं बोल सकते कि एनर्जी घटी है या बढ़ी है। बस उसने क्या किया होगा, वो करती क्या है एनर्जी, यानी अगर ना ही क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी तो इसका मतलब होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ चेंज। क्या होगा? चेंज। यानी क्या केवल करती है? चेंज, यानी बदलाव, परिवर्तन करती है। किस चीज का बदलाव करती है? अपने रूप का। क्या करती है? अपने रूप में क्या लेके आती है? परिवर्तन। तो एनर्जी मतलब सिंगल काम। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि घटी है, बढ़ी है, सिर्फ ये कहेंगे कि एनर्जी ने अपना रूप क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। यूनिवर्स में जितनी एनर्जी पहले थी जब वो यूनिवर्स का निर्माण हुआ था और आज जितनी एनर्जी है वो क्या है? बराबर है। इसका मतलब हम लोगों ने बहुत काम किया। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने क्या किया? बहुत सारा काम कर लिया। हम लोगों ने जब ब्रह्मांड की संरचना हुई थी तब पृथ्वी एकदम सिंपल थी। आज की डेट में देखेंगे तो मॉडर्निफिकेशन के कारण बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हम एनर्जी की खपत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो पिछले की तुलना में या पिछले समय की तुलना में इस समय हम एनर्जी की खपत ज़्यादा कर रहे हैं, तो एनर्जी हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जितनी एनर्जी तब थी उतनी ही एनर्जी अभी भी है। और यही स्टेटमेंट ये बताता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉ है, इस लॉ को ही हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी एनर्जी है वो दो टाइप की हो सकती है। या तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी या तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। यानी अब एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के तब ना पूरी दुनिया की एनर्जी आएगी। मतलब एनर्जी मतलब दो तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस पूरी दुनिया की एनर्जी को मिलाऊं तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला दूंगा। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को मिला के हम लोग बोलते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इस लॉ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इससे ये साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये कहने का अर्थ है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जो भी एनर्जी आप देखोगे ये दो टाइप की होगी। पुनः मैं समझा दूं, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, लेकिन इसके रूप कितने होंगे? तो इसके रूप होंगे 77,573। बहुत सारे रूप है, इनफाइनाइट रूप है। एनर्जी अपना फॉर्म, अपना रूप जो है चेंज करते रहती है। उसके फॉर्म के आधार पे आप चेक करोगे तब तो आपको करोड़ों टाइप की एनर्जी नजर आएंगे। लेकिन एक्चुअल में सभी टाइप के अंदर अगर डिटेल स्टडी करोगे तो क्या बोलते हैं, वो इन्हीं दोनों एनर्जी में से एक होंगी। ठीक है ना, या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात? तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। और नियम क्या कहता है कि ना ही एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल और केवल एनर्जी क्या कर सकती है? अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। यानी ये पूरी कहानी नहीं चलेगी, सिर्फ ये कहानी चल रही होगी। और जितनी भी एनर्जी है इस दुनिया के अंदर वो दो टाइप की होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो जो बनेगी एनर्जी उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? मैकेनिकल एनर्जी। यानी पूरी एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। और मैकेनिकल एनर्जी कभी भी क्या नहीं होती है? खत्म नहीं होती है। तो इसका मतलब एनर्जी केवल ये काम करती है। तो चलो इस काम के बारे में समझ लेते हैं और इस लॉ को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग में लाते हैं। ठीक है, तो इस लॉ को मतलब ये जो कहानी है इतनी कि चेंज करती है, तो कैसे चेंज करती है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये जो बात कही गई है वो सही है। जैसे सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर बात करोगे आप तो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा होता है? अगर ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब जो हम जलाते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह जो भी है। और इलेक्ट्रिक का मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता हो, मतलब कोई भी सामान के आगे क्या डाल दिया गया? इलेक्ट्रिक डाल दिया गया, तो इसका मतलब इसको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये क्या क्या करने लगेगा? काम करने लगेगा। तो वैसे ये बल्ब है, इस बल्ब को क्या दोगे? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर लेगा? लेके किस में चेंज कर देगा? लाइट एनर्जी में। हाँ या ना? जो आप एलईडी जलाते हो उस एलईडी में क्या होता है? उस एलईडी को आप देते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो लाइट एनर्जी में। लाइट भी एक प्रकार की एनर्जी है। कैसे पता चल रहा है? ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। एनर्जी का मतलब जो होता है वो ये होता है कि भैया वो काम करा दे। यानी किसी भी काम में अगर हमको कोई हेल्प दे पाता है तो क्या होता है? एनर्जी। हमने सीखा हुआ है कि एनर्जी वर्क तभी होगा जब क्या होगी? एनर्जी। तो कोई भी काम हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो हम देखने का काम करते हैं और देखने के काम के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी आएगी तभी हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो भी एक फॉर्म है एनर्जी का। कहने का अर्थ ये है क्योंकि वो भी एक काम करवा रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे ये बात। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर चली गई? लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी फिर किस में चली जाएगी? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट मतलब इसी यूनिवर्स में। तो फिर से जितना एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने खर्च किया वो लाइट एनर्जी में गया। लाइट एनर्जी फिर किस में चली गई? यूनिवर्स में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहाँ से होगी? तो यूनिवर्स से ही निकाल के लेके आए होगे, है ना? तो कुल मिला के फिर से ये साइकिल बन गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से फिर चली गई मतलब हमारे आसपास के वातावरण, वातावरण मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स में चली गई। उसी आसपास के वातावरण से क्या बनाया तुमने? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर से एनर्जी उतनी जितनी आपने यूज की, बस इसने क्या किया? फॉर्म चेंज कर लिया, नहीं कर दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो लाइट एनर्जी के अंदर चला गया। अच्छा, अब और देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है भाई? इलेक्ट्रिक हीटर का काम है कि जब इसको क्या दे दोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहीं भी इलेक्ट्रिक लिखा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर मैं दूंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा हीट में। किस में कन्वर्ट करेगा? हीट। हीट मतलब थर्मल एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा। तो उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। यानी इसने क्या लिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? थर्मल एनर्जी में। क्या हो रही है? ऊर्जा का रूप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं है? मैकेनिज्म चेंज है। अच्छा, इस तरीके से और देखो कहाँ पे और परिवर्तन कर लेती है ऊर्जा। इसी तरीके से एग्जाम्पल में हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फैन। इसकी हाल में बहुत ज़रूरत है ना? करंट सिचुएशन को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फैन, तो इसको क्या चाहिए? कैसे चलता है ये? सर इलेक्ट्रिक लगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ या ना? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब पंखे के पास जाती है तो पंखा क्या करने लगता है? घूमने लगता है। घूमने का मतलब काइनेटिक एनर्जी। और कैसा घूम रहा है? एक पोजीशन पे फिक्स होके, तो इसका मतलब कौन सी काइनेटिक एनर्जी हो गई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी भी पाथ के आधार पे चेंज हो जाती है ना, कैसा मोशन कर रहा है, मोशन के आधार पे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसी काइनेटिक एनर्जी आ गई भैया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक पंखा है, पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के बाद पंखा घूमने लगेगा। घूमने का मतलब पहली बात तो मोशन करने लगा, मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और घूम के मोशन कर रहा है इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
देखिए फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। और भी देखा जाए, और में अगर आप देखोगे तो आप देख लो हाइड्रोजन वाला नहीं है, ठीक है चलो, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, ठीक है ना, पावर प्लांट है जहाँ पे बिजली बनता है। सिंपल सिंपल तो क्या होता है, बिजली कैसे बनता है, आपको पता है बिजली कैसे बनता है? बिजली बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक जगह पे पानी को क्या करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। ये रहा पानी, पानी को मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और पानी के आगे मैंने क्या बना दिया, डैम। भाई इकट्ठा करने का मतलब पानी को रोकना पड़ेगा ना, तो ये रहा पूरा का पूरा इस डैम, ये आपका क्या है, डैम, और डैम के इस साइड क्या है, पानी है, ठीक है ना। बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये डैम है और डैम के अंदर ये क्या है, पानी है। पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी जहाँ पे रखा रहता है, स्टोर रहता है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर, ठीक है ना, रिजर्वायर, ठीक है। तो रिजर्वायर के अंदर क्या हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ है, उसके आगे क्या लगा है, डैम। अब पानी इकट्ठा हुआ है तो पानी कुछ हाइट पे इकट्ठा हुआ है, तो कुछ हाइट का मतलब यहाँ पे जब रोका गया होगा तो इसके पास, पानी के पास हाइट है, हाइट के कारण क्या इसके पास आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में है, इसका मतलब पोजीशन के कारण उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, यानी इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने यहाँ से डैम खोल दिया, तो डैम खोल दिया तो फिर क्या होगा, ये पानी जो होगा मोशन करने लगेगा, यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, टरबाइन। क्या लगा दूंगा, टरबाइन। टरबाइन मतलब पंखा होता है एक, ठीक है, क्या होता है, पंखा। अब ये पंखा जब इस मतलब पंखे के पास ये पानी द्वारा काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, तो ये पंखा क्या होने लगता है, घूमने लगता है। घूमने का मतलब इस पंखे के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी ध्यान देना, ये पोटेंशियल एनर्जी पहले किस में आ गई, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी थी, ये किस में आ गई, काइनेटिक एनर्जी में, और पंखे के पास पहुँचते पहुँचते क्या हो गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये पंखा जो होगा वो कनेक्ट होगा किससे, एसी जनरेटर से, ठीक है ना, एसी जनरेटर किससे कनेक्ट होगा, एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर मतलब डायनेमो, क्या बोलते हैं इसको, डायनेमो। डायनेमो से कनेक्टेड होगा, और डायनेमो से कनेक्टेड होने के कारण क्या होगा, जब ये घूमेगा तो घूमने से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइकल फैराडे के लॉ के थ्रू बिजली उत्पन्न हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट आता है। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट। यानी ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इस जनरेटर के कारण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ध्यान से देखो किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे फैन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, बल्ब में यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में, ठीक है ना, हीटर में यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में। तो इसका मतलब चेंज फॉर्म क्या होते जा रहा है, उपयोग के आधार पर क्या होते रह रहा है, चेंज होते रह रहा है। तो आई होप ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, जिसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया पहली बात ये बोल दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होती है। दूसरी बात ये कि हमेशा ये क्या करती है, केवल और केवल अपनी फॉर्म चेंज करती है। तो दो बातों में से मैंने दूसरी बात आपको प्रूफ करके दिखा दिया आपके सामने कि ये क्या कर रहा है, ये अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। बाई प्रैक्टिकली आप देख समझ सकते हो। लेकिन पहले वाले का जो हमारा हेडिंग है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी मैंने उसको प्रूव नहीं किया, कि आपके सामने ये चीज़ मैंने लिखी है बस, कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, केवल और केवल एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है। यूनिवर्स में जितनी एनर्जी तब थी जब वो बना था, और आज भी उतनी एनर्जी है जितना पहले थी, यानी आज भी उतनी ही है। इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। तो ये तो मेरी बातें हो गई, अब मैं उसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये तो प्रैक्टिकली समझ लिया दूसरी वाली बात, अब पहली वाली बात को हम लोग देखते हैं कि कैसे एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या ये बात जो है मैंने बोली है जिसके कारण यूनिवर्स चल रहा है वो सही है कि नहीं। तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीकों में से हम वो तरीके अपनाएंगे जो पहले प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एकदम देखते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है,
इस ग्राउंड लेवल से 90 मीटर पे या 90 मीटर हाइट पे एक बॉल रखा गया है, ठीक है। 90 मीटर हाइट पे एक बॉल रखा है, थोड़ा हाइट और बढ़ा देते हैं। ग्राउंड लेवल यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ओके। ये बॉल है। अब इस बॉल को अगर मैं जब देखूंगा तो ये बॉल कितने हाइट पे है, जस्ट देखा गया है 90 मीटर पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है कि मैं आपको ये जो पूरा का पूरा एनर्जी वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं 4 पॉइंट पे प्रूफ करूंगा। एक तो पॉइंट ये हो गया, एक दूसरा पॉइंट बी हो गया, तीसरा पॉइंट सी हो गया, चौथा पॉइंट ये ग्राउंड लेवल डी हो गया। और सबके बीच में डिस्टेंस मैंने क्या कितना कितना कर लिया, सेम। ये भी 30 है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 30 है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 30 है। ये प्रैक्टिकली है, अभी मैं सब थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली मतलब ये आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलो, ए से बी 30, बी से सी 30, सी से डी 30। डिस्टेंस समझ में आ गया, बिल्कुल। 90 मीटर ऊपर क्या है, बॉल है। अब चलो समझते हैं कहानी को। यहाँ पे बॉल रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक की ग्राउंड लेवल से ऊपर गया होगा, तो बॉल के पास क्या आई होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी। भाई सिंपल बात है, बॉल को जब मैं ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर लेके जाऊंगा, बॉल के अंदर क्या आती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी। इसका मतलब क्या कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से मैं यहाँ पे जब लेके गया हूँ तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। क्लियर, बिल्कुल। तो जब ए पॉइंट तक आया होगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन ये रुका हुआ है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, 0। यस और नो, हाँ या ना, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट के लिए यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का, और मुझे पता है कि जब मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो मैकेनिकल एनर्जी। तो हर बार मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एनर्जी तो चेक करूंगा हर पॉइंट पे कितना है। चलो एक एक पॉइंट पे मैं चेक करूंगा। सबसे पहले ए वाला पॉइंट लूंगा, ए वाले पॉइंट पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी चेक करूँ तो कितना होगा। सिंपल बात है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाके मैंने रखा हुआ है, वहाँ पे बॉल वहाँ पे रुकी हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई होगी, या कितनी होगी, मतलब सिंपल अभी देखेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट पे देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। इसका कारण और भी है। इसका कारण, पहला कारण क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑन ए अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, 1/2 mv² होता है, और mv² मतलब ए पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो 0 पे कहानी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, बॉल का मास ले लो, बॉल का मास 3 kg ले लो, सॉरी 2 kg ले लो। कितना ले लो, 2 kg, ठीक है ना, ताकि इजी रहेगा ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि 2 रहेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। यहाँ पे 0, जबकि पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो कितना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन ए अगर देखूँ मैं तो क्या होगा, mgh। तो m की वैल्यू कितनी है सर, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है, कितनी हाइट पे ये बॉल है, तो 90, तो 90, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, यानी 1800 जूल, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी ऑन ए देखूँ तो मैकेनिकल एनर्जी ऑन ए तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। ए पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 1800, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1800 जूल। ये तो ए वाला पॉइंट हो गया। इसी तरीके से किस पॉइंट पे देखूंगा मैं, बी पॉइंट पे। तो जब बी पॉइंट पे देखूंगा तो इसका मतलब बॉल यहाँ से यहाँ पे आया, इसका मतलब इस क्या हुआ है, इसका मतलब इसने मोशन किया है ना, मोशन किया है, तो इसका मतलब इसके पास क्या आई होगी, वेलोसिटी आई होगी। और वेलोसिटी आने का मतलब, मोशन करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी आए। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते बी वाले पॉइंट पे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑन बी अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 m की वैल्यू 2, v² रखना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि v² तो मुझे पता नहीं कि वेलोसिटी कितनी है बॉल की, तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास फार्मूला होता है v² = u² + 2as होता है ना, ठीक है। मुझे v² की वैल्यू चाहिए, u² शुरुआत में कैसा था, 0। अब b पे मुझे चेक करना है, तो मतलब 0 का मतलब ये शुरुआती है, यानी u का मान है, और यहाँ पे v का मान होगा, है ना। मुझे देखना है कि यहाँ पे कितना है वेलोसिटी, तो मैं इसी को निकाल रहा हूँ। तो u तो क्या हो गया मेरा, 0 + 2, एक्सीलरेशन कौन है सर, g है, और हाइट कितनी है, तो सर कितनी हाइट हो गई है, 30, तो 30, ठीक है ना भाई। 0 से 30 कौन से एक्सीलरेशन के कारण आ रहा है, g के कारण आ रहा है, तो g लिख दिया,
ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखोगे जी की वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो कितना होगा 10 और यहाँ पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 600। तो यहाँ पे रख दो 600 इज इक्वल टू 1/2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 600, वी स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो 600 जूल आएगा कि नहीं आएगा 600 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना हम नीचे जाते हैं ग्राउंड लेवल की ओर जितना जाते हैं उतना क्या होती जाती है कम, और मेरा रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज ग्राउंड लेवल होता है। तो चलो देखो मैं, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑन बी अगर मैं चेक करूं तो क्या होगा mgh होगा m की वैल्यू 2, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू 10, हाइट कितना है ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे अभी सर 30 पे आ चुका है, यानी यहाँ पे रखूंगा 60, तो कितना हो गया, यहाँ पे अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और ये 00 तो 00 तो 1200 जूल। काइनेटिक एनर्जी बी पे कितनी है 600 जूल और पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी है 1200 जूल। तो मैं मैकेनिकल एनर्जी ऑन बी पे देखूंगा तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1200 प्लस काइनेटिक एनर्जी 600, कितना हो गया 1800 जूल। ठीक है, तो बी पे मैंने देख लिया और अब बी पे भी कितना आया है 1800 जूल। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, सी वाले पॉइंट पे देखूंगा, सी वाले पॉइंट पे देखो तो अब बॉल कहाँ से कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, यानी पहले यहाँ पे था, देखो यार ऑब्जर्व में करूंगा तो देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से करूंगा और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से करूंगा यहाँ से, यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसका इनिशियल पॉइंट ये रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए ये, क्योंकि मोशन यहाँ से करना स्टार्ट किया है इसने और यहाँ से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने वाला पोर्शन में देखूंगा मैं। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी सी पे देखूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑन सी इज इक्वल टू 1/2 mv², फिर करूंगा मैं mv का मतलब m का मतलब फिर से क्या हो जाएगा 2, लेकिन v की वैल्यू v² की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे सी वाले पॉइंट पे कितनी है फिर मुझे निकालनी पड़ेगी, तो फिर निकालने का मतलब v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh होगा ना, फिर से u² क्या होगा 0, रीजन क्योंकि हमेशा मैं कहाँ से ऑब्जर्व करूंगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो इसका मतलब u² इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे बॉल रेस्ट में था ना इसलिए u की वैल्यू 0, 2 ऐसे रहेगा, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी हो गई, अब कितनी हाइट वहां से ला चुका है ये 60, भाई इतना सी पे आने के लिए इसने कितना ट्रेवल कर लिया 60 मीटर, यानी 60 मीटर हाइट इसने ट्रेवल कर लिया, तो v² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 6 दूना 1200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा केवल v², और v² की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो इसका मतलब मैं क्या रख दूंगा 1200, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑन सी कितना हो गया 1200, क्लियर है। अब मैं इसी तरीके से सी पे पोटेंशियल एनर्जी चेक करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन सी, तो फिर से क्या हो जाएगा मेरा mgh, तो m की वैल्यू कितनी है 2 है, g की वैल्यू 10, ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे हूँ मैं, तो सी कितने हाइट पे पड़ रहा है 30 रख दिया, तो करूँगा कितना आ जाएगा 600 जूल, तो 600 जूल हो गया। अब मैं फिर से मैकेनिकल एनर्जी देखूँ, मैकेनिकल एनर्जी ऑन सी, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर, पोटेंशियल एनर्जी है 600, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी 1200, तो इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1800 जूल हो गया। अब लास्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग डी वाले पॉइंट पे, तो डी वाले पॉइंट पे देखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑन डी, काइनेटिक एनर्जी ऑन डी, तो क्या होगा 1/2 mv², अब यहाँ पे भी होगा 1/2, m की वैल्यू 2, v² फिर से निकालना पड़ेगा, v² फटाक से निकाल लो, अभी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से यही फॉर्मूला फिर लगेगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2gh 2 × 10 हो जाएगा, h के जगह पे कितना हाइट हो चुका है अभी यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, डी वाला पॉइंट यही तो है मेरा, तो इसका मतलब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ ग्राउंड लेवल पे, यानी कितनी हाइट मैंने ट्रेवल कर ली, कितनी हाइट 90 मीटर, तो इसका मतलब 90 यहाँ पे रख दूंगा बस, 60 के जगह पे क्या रख दूंगा 90, तो कितना हो जाएगा 90, यानी 9 2 जा 1800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800 जूल। इसी फॉर्मूले पे रख के कर लेंगे आप, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ v² इज इक्वल टू u², बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh होगा, u² की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो 2gh 2 की वैल्यू सॉरी g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी हाइट ट्रेवल कर लिया अभी तक 90, तो इसका मतलब क्या हो गया 1800 जूल। यहाँ पे v² की वैल्यू मैंने 1800 अगर रख दी तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा मेरे पास 1800 जूल, यही तो होगा। जबकि मैं यहाँ पे जब आऊँगा तो मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मेरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑन सी, तो सिंपल बात है mgh होता है, अभी ध्यान से देखो m2 हो गया, g 10 हो गया, और हाइट कितनी है सर, ग्राउंड लेवल पे आ चुका हूँ मैं, ग्राउंड लेवल पे डी है, तो ग्राउंड लेवल पे हाइट कितना हो गया तब 0 हो गया ना, अब 0 हाइट पे, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई 0,
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन सी क्या हो गया 0। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑन सी चेक करूँ मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, काइनेटिक एनर्जी 1800 जूल। इसका मतलब आंसर क्या आ गया 1800 जूल। आंसर क्या हो गया 1800 जूल। क्लियर है, दिख रहा है बिल्कुल। क्या समझ में आया यहाँ से? ध्यान से आप देखिए, ए वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे और डी वाले पॉइंट पे, चारों पॉइंट पे देखिएगा, ए बी सी डी, चारों पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सब जगह पे सेम है। क्या कहीं पे भी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नजर आ रहा है? नहीं। चेंज किस में आ रहा है सर? चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। आप देखोगे तो जब मैक्सिमम हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन जो जो बॉल नीचे आ रहा है मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है कम, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है कम। 1800 से 1200, 1200 से 600, 600 से 0। और ध्यान से काइनेटिक एनर्जी को आप देखिए तो जितना ऊपर थी वो नीचे आते आते क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है 0, 0 के बाद 600, 600 के बाद 1200, 1200 के बाद 1800। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि जिधर इतना मतलब जिधर इधर जितना घट रहा है उतना इधर बढ़ रहा है। इधर 600 कम हुआ 600 ये बढ़ गया, इधर फिर 600 कम हो गया, इधर 600 और बढ़ गया, इधर फिर 600 कम हो गया, 600 इधर बढ़ गया। क्या समझ में आया कि यही पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसको जब मैं उठाऊंगा, ग्राउंड लेवल है ये, यहाँ से उठा के जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर ले जाते वक्त क्या होगी, इसके अंदर क्या रिस्टोर होने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, क्योंकि अगर दोनों सेम रहेगी तब तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, एनर्जी तो बढ़ जाएगी। और अगर एनर्जी बढ़ गई तब तो दिक्कत हो जाएगी। रूल क्या है कि ना ही वो बढ़ेगी ना ही वो घटेगी, सिंपल, जितना है उतना ही रहेगी। तो ध्यान से देखा जाए तो 1800 जूल तभी भी इस बॉल में था और लास्ट तक इस बॉल के पास कितना है, 1800 जूल है। भाई ये एनर्जी देखूंगा मैं, ये नहीं। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि भैया ये घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ये दिखाई देंगे, लेकिन ऑलवेज एक सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी का जो समेशन होगा वो हमेशा कितना होगा, इक्वल होगा। वो कभी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एक प्रैक्टिकली एक न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे जब वेलोसिटी को देख रहे हैं कि यानी मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे v है, यहाँ पे फिर अगली बार मतलब बढ़ते जा रही है स्पीड, ये मैं मान रहा हूँ। स्पीड बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि बॉल नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर। मैंने एनर्जी के बीच में कहीं फोर्स की बात नहीं की, अभी मैं करूँगा फोर्स की बात। ठीक है, अभी मैं फोर्स की बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से जब वो नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण वो नीचे आ रहा है, चलिए मान लेता हूँ। पर क्या आप ये मान रहे हो कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 600 आई है, मतलब v स्क्वायर की वैल्यू 600 मीटर पर सेकेंड आई होगी। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मान लेता हूँ कि v की वैल्यू 600 है, सिंपल। तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हो? यहाँ पे एक बात बताइए, क्या इसकी वेलोसिटी सच में इतनी हो सकती है? बीचवा में एयर भी तो है, एयर का रेजिस्टेंस भी तो है, वो भी तो वेलोसिटी को क्या करेगा, डाउन करेगा नहीं करेगा? अगर एक्सीलरेशन नीचे की ओर खींच रहा है तो वो क्या करेगा, एयर का जो ड्रैग होगा या एयर के द्वारा एक फ्रिक्शन क्या किया जाएगा, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब बॉल नीचे आना चाह रहा है तो एयर किधर की ओर फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर, और इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, कम। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप जानते भी हो कि जब भी कोई मेस्ट्रॉइड वगैरह या कोई भी उल्का पिंड वगैरह हमारी पृथ्वी पे गिरते हुए आता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी तक वो आ ही नहीं पाता, क्योंकि इसकी वेलोसिटी के वो उसकी स्पीड, मतलब वो जहाँ से आता है और मेरी पृथ्वी के बीच में क्या है, एयर है चारों ओर। वो एयर क्या करती है, उसकी स्पीड को क्या कर देती है, कम कर देती है। अन्यथा अगर वो जिस स्पीड से आ रहा है, अगर उसी स्पीड से हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो हमारी पृथ्वी पे बहुत बड़ा गड्ढा हो सकता है। आया समझ में? क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग मारे जा सकते हैं, भूकंप तुरंत आ जाएगा, यानी पृथ्वी फट सकती है, इतना भयंकर स्पीड से आता है। लेकिन क्या होता है, एयर का जो ड्रैग होता है उसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो वैसे ये बॉल भी तो है, ये बॉल भी तो स्पीड को क्या कर देगा, कम। और अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर इसने स्पीड को कहीं भी कम कर दिया तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आने लगेगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आ जाएगा।
मैकेनिकल एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज। कैसे, मान लो यहाँ पे 600 है तो 600 नहीं हो गया, कितना हो जाए 500, मैं अभी ऊपर ऊपर चल रहा हूँ, 500 हो गया। तो 500 अगर हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 500 रख दूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 600 के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी यहाँ पे मैं देखूंगा तो 500 हो गया। मैं भी छेड़छाड़ कर रहा हूँ डाटा से क्योंकि मैंने बता दिया, तो करूंगा तो 12×5 कितना हो जाएगा, 1700 हो गया। क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट 1800 जूल है, लेकिन जब वो बी पॉइंट पे आता है, जब वो मोशन करता है तो कितना हो गया, 1700 जूल। 100 जूल तो क्या हो गया, कम हो गया ना। तब क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो रूल है वो ब्रेक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब जब हम ये फिजिक्स में अप्लाई करते हैं तो इस रूल को अप्लाई करते हुए हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लेके आना है। अगर हमने कोई भी बाहरी फोर्स ले लिया तो फिर गेम क्या हो जाएगा, चेंज। तो मैकेनिकल एनर्जी में एक कंडीशन है, तो आप ये कहेंगे कि सर ये प्रैक्टिकली कुछ और है, थ्योरेटिकली कुछ और है, तो हम क्यों आखिर इसको अप्लाई कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं ताकि हम यूनिवर्स के बारे में जान सकें, और यूनिवर्स में ये घटना हो रही है जिसमें अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एयर का फ्रिक्शन लगेगा और वो क्या करेगा, एनर्जी को कम कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो एनर्जी को कम करेगा वो एनर्जी कम होकर फिर से तो किसी फॉर्म में गई ही होगी। तो उस एनर्जी को मैं अगर सम करूँ तो फिर से क्या दिख रहा है, 100 जूल ना। तो 100 जूल एनर्जी किसके द्वारा, एयर फ्रिक्शन के द्वारा किए गए काम की एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई कि नहीं हो गई। तो उसको भी अगर मैं सम करूँ, प्रैक्टिकली जाओगे तो 100 जूल उसको भी ऐड करोगे तो फिर से 1800 जूल ही आएगा। वो एनर्जी बस तुमको उस बॉडी के अंदर नहीं दिखाई देगी, बस ये लगेगा कि वो कहाँ चली गई है, गायब हो गई है या खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर तुमने एयर ड्रैग को शामिल कर लिया तब तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट सीधा दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, खतरनाक, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी का ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऑलवेज तभी अप्लाई करोगे आप जब क्या होगा, बाहरी फोर्सेस को आप जीरो रखोगे। एक्सटर्नल फोर्स को बाहर, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, एयर ड्रैग क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स को कभी भी क्या नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। नहीं तो फिर ये चीज़ें आपको जो सिंपल दिख रही हैं वो सिंपल नहीं दिखेंगी, तब आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है मैकेनिकल एनर्जी, कैसे कैसे होगा, अब हम उसको दूसरे बार में देखते हैं। मैं इसको सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, तो क्या क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को देखते हैं। ठीक है ना, ताकि आपका ये जो रूल रहे वो बरकरार रहे, कहीं पे ब्रेक डाउन ना करे। तो सबसे पहली बात, इंटरनल फोर्सेस, ठीक है ना, क्या ऐसे लिख दो, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स विल बी जीरो आर कंजर्वेटिव। सिंपल बात यह है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स विल बी जीरो, पहली बात। दूसरा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो किया गया काम है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया एक और चीज, इंटरनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स, और वो दोनों को बोल दिया जीरो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना भाई, कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करेगी तभी क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये बात दिमाग में रखेगा। तो अगर वो जीरो है तो इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। तो इस चीज़ को मैं बताने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इंटरनल फोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंपल कहने का मतलब है कि वो कंजर्वेटिव होना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। ठीक है ना, कभी कभी चीज़ों को लॉजिकली समझना चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100% श्योरिटी के साथ नहीं लिखूंगा, आपको पकड़ना पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली समझी हुई चीज़ है कि भैया इंटरनल फोर्स कैसी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव होनी चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा तो काम किया गया जो भी है सबका सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स कहीं से भी भूल के भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और है कि अगर मान लीजिए ये इंटरनल फोर्स चेंज हो गई किसके अंदर, नॉन कंजर्वेटिव में, तब वो कंडीशन दे देगा कि नॉन कंजर्वेटिव अगर फोर्स है भाई, तब उस कंडीशन में जीरो होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तब जीरो होना चाहिए उसके द्वारा किया गया काम। ठीक है, लेकिन बार बार एक मसला फंसेगा, वो चीज क्या है, इंटरनल का और एक्सटर्नल का। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंटरनल फोर्स एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स होती ही क्या है आखिर। ठीक है, तो सिंपल एक बात समझो
ये खेल कहाँ से आता है, जब हम एक फिजिक्स के अंदर हम एक नाम लेते हैं सिस्टम, ठीक है ना। ये जब भी हम नाम लेंगे सिस्टम, तो सिस्टम लेंगे तो तुरंत दो फोर्सेस दौड़ते हुए आएंगे और वो क्या होंगे, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब ये सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम मतलब कोई भी बॉडी जो आइसोलेटेड हो, कोई भी बॉडी जो क्या है, आइसोलेटेड हो, सिंपल बात तो ये है। आइसोलेटेड मतलब दूसरे से उसका लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये सिस्टम जो है वो मेड अप ऑफ एक्सटेंडेड पार्टिकल, यानी वो किससे मिलके बनी हो, एक्सटेंडेड पार्टिकल विच इंटरेक्टेड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, और उनसे अगर मिलके मतलब ऐसे पार्टिकल जो एक दूसरे से इंटरेक्ट यानी आपस में जुड़े हुए हो, और उनसे अगर कोई मिलके बनता है सिस्टम, यानी पहली चीज तो ये क्या है, मेड होगी, मतलब मेड अप ऑफ होगी, ग्रुप या कलेक्शंस ऑफ, बहुत सारे होंगे, मैनी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैनी, एक नहीं, सिंगल बात। पहली बात तो यहाँ पे फिजिक्स के अंदर एक सिंगल पार्टिकल को, जिसको हम लोग बोलते हैं मास पार्टिकल, बोलते हैं ना मास पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल से कोई सिस्टम नहीं बनता है, बहुत सारे जब पार्टिकल मिलेंगे तब जाके क्या बनता है, सिस्टम बनता है। और सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो पार्टिकल एक दूसरे से क्या करने चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, यानी उनका आपस में क्या होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर मैं एक मार्कर की बात कर रहा हूँ, ये देखिए मार्कर है, मार्कर अपने आप में अकेले में क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है ना। जब मैं इसके कैप को हटा दूंगा तो कैप इसका अलग सिस्टम हो जाएगा और ये मार्कर फिर क्या हो जाएगा, अलग। लेकिन जब मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन गया, सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये अगर मैं पूरे को बात करूं, पूरी की बात करूं मैं, तो ये सब के सब किससे मिलकर बनेंगे, कई सारे पार्टिकल से, है ना। इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ एक्सटेंडेड पार्टिकल, अच्छे से समझिएगा। अब ये सभी पार्टिकल आपको भी पता है कि आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। हर पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है, ध्यान दीजिएगा, हर पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है, समझ में आ रही बात, एक दूसरे को पकड़ के रखा होता है, होल्ड करके रखा होता है, ठीक। तो इसका मतलब सिस्टम वही होगा जिसमें पार्टिकल आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। तो भाई ये रहा सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्स हैं, इस सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्स हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। और इस सिस्टम के बाहर से अगर जितने भी फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, वो सब के सब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रही बात। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो एक एग्जांपल आप ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए एक बस है, बस के अंदर 20 लोग बैठ गए, ठीक है ना, 20 लोग बैठ गए। अब जब 20 लोग बैठ गए तो फिर वो बस के सिस्टम में आ गए कि नहीं आ गए, बस अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके सभी पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन जब ये 20 लोग बैठ गए तब ये क्या करेंगे, ये भी बस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी बस पे जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो जब भी कनेक्ट हो गया तो वो बन गया एक सिस्टम। तो यानी 20 लोगों के साथ वो जो भरी बस है वो क्या हो गई, सिस्टम। अब बस को चलाना है लेकिन बस चल नहीं रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, यानी 20 में से कुछ लोग बाहर उतरे और बाहर चले गए, और बाहर से क्या कर रहे हैं, बस के ऊपर फोर्स यानी धक्का लगा रहे हैं और बस को चला रहे हैं। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है, ध्यान से आप ऑब्जर्व करना कि वो 20 लोग थे, उसमें से 5 लोग चले गए हैं, बस को बाहर से धक्का दे रहे हैं। तो ये बाहर से जो गए हैं वो क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो धक्का दे रहे हैं कहां से, बाहर से। अब ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, जब ये बाहर निकले बस से तो इसका मतलब ये सिस्टम के पार्ट नहीं है, ये कहां से धक्का लगा रहा है, बाहर से। तो इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, पहली बात तो ये बाहर से किसी सिस्टम के ऊपर लगाया जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। दूसरी बात, इंटरनल फोर्स तब क्या होगा, मान लीजिए वही 20 लोग जब पहले बैठे थे, बस चल नहीं रही थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे, अंदर से धक्का लगा रहे थे, ये लोग भी धक्का लगा रहे हैं अंदर से, लेकिन बस नहीं चल रही है, चल रही है, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लोग खींच रहे हैं आपस में, उसी बस में के अंदर बैठ के लोग फोर्स लगा रहे हैं, पूरी पावर लगा दे रहे हैं, लेकिन बस नहीं चल रही, वो बात अलग है, चल रही है नहीं चल रही, लेकिन फोर्स तो लगा रहे हैं ना, चलाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बस नहीं चल रही है, लेकिन वो अंदर फोर्स लग रहा है। तो वैसे फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्स कहेंगे। एक सिस्टम के अंदर जब भी कोई फोर्स लगता है तो इंटरनल फोर्स होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर फोर्स लगता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल फोर्स इन पार्टिकल को आपस में बांधे रखने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स क्या होगी, इंटरनल फोर्स। लेकिन
इससे क्या होगा कि पूरे सिस्टम के ऊपर इस इंटरनल फोर्स के कारण कोई वर्क डन नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। मैं क्या बोला कि इसके कारण मान लीजिए उस बस के अंदर जो बैठे यात्री थे वो धक्का लगा रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है बात। लेकिन जब वही बाहर से लग रहा है तब क्या होगा, मोशन होगा या कुछ चेंज आएगा। तो इंटरनल फोर्स के कारण कभी किसी बॉडी के अंदर मोशन नहीं आ सकता, ठीक है ना, ये बात समझिए। हाँ, इंटरनल फोर्स के कारण उनके शेप के अंदर चेंज आ सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, मोशन नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे तो इन इंटरनल फोर्सेस को बहुत सारे फोर्सेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग फोर्स, तो कई सारे फोर्सेस हैं, ये सब इंटरनल फोर्स है। लेकिन इन सभी फोर्सेस से होता क्या है, बॉडी के अंदर शेप चेंज होता है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको स्पेशली पढ़ाया जाता है ये, ताकि आप जब भी क्या कर रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ये डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए इसके इंटरनल फोर्स के कारण इसके अंदर ये किस टाइप का शेप या किस टाइप का फोर्स लगाएगा, तो जिससे इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ सकता है। तो हम शेप चेंज की बात कर सकते हैं। वी कैन नॉट से दैट कि यहाँ पे मोशन हो जाएगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मोशन लाना है तो ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। उसने बोला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इसके पोजीशन से या इसके स्टेट को चेंज करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इंटरनल फोर्स के थ्रू किसी के बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं हो सकता। तो इंटरनल फोर्स मतलब जो सिस्टम के अंदर लग रहा हो, ठीक है। क्लियर है, यस और नो। अब आप बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कर रहा हूँ, अभी ध्यान से समझोगे तो आप समझ में आएगा। मान लीजिए मैं पोटेंशियल या कोई काम कर रहा हूँ, वो काम करने से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जा रही है, लेकिन उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी आती है तो बॉडी के स्टेट में चेंज हो जाता है? नहीं, बॉडी का स्टेट तो अभी भी वही है। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना, अभी भी रेस्ट में है, लेकिन उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इंटरनल फोर्स मेरी क्या बन गई, कंजर्वेटिव बन गई, तो मोशन वोशन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है, समझ आई बात। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर बन जाती है मेरी इंटरनल फोर्स, तो वो बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर एक एनर्जी स्टोर करवा देती है। एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो भैया क्या करेगा, पूरे सिस्टम को चेंज करेगा बाहर से। तो एक्सटर्नल फोर्स वही जो एयर है, एयर आएगा ना तो मोशन को चेंज करने लगेगा, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको चेंज करने लगेगा, सब कुछ चेंज करेगा। कौन, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर देगा, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए क्या जा रहा है कि भैया मैकेनिकल एनर्जी अगर चाहते हो तो शांति से पहले, सबसे पहले क्या करो, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करो, ठीक है। आई होप इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स आपको समझ में आ गया होगा, है या ना। और अभी भी कोई दुविधा है तो मेरे पास और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी आप देखेंगे मैं आपके सामने एक कुर्सी लेके आया, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कुर्सी है। इस कुर्सी को देखोगे तो अपने आप में क्या है, सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम को अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा भी मोशन करूं, मतलब अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो अगर मैं मोशन करूंगा, एक मिनट मैं पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा कैमरे का एंगल चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको बस समझा पाऊँ, ठीक है। तो देखिए ये कुर्सी है, अगर ये कुर्सी अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम में मैं बाहर से अगर मैं मान लीजिए अपने हाथों से फोर्स लगा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं अपने हाथों से क्या कर रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ। मस्कुलर फोर्स लगाने के बाद मैं थोड़ी सी भी फोर्स के थ्रू क्या कर दे रहा हूँ, इस कुर्सी को मोशन में ला दे रहा हूँ कि नहीं ला दे रहा हूँ, ला दे रहा हूँ। मतलब ध्यान दीजिए, ये कुर्सी अपने आप में एक सिस्टम है। मैं अपने इन हाथों से अगर इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इस सिस्टम का पार्ट नहीं हूं, मैं अलग हूं, ये सिस्टम अलग है। दैट मीन्स ये कुर्सी अलग है, इसलिए आइसोलेटेड है, मैं आइसोलेटेड हूं। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये क्या कर गया, मोशन कर गया, मोशन कर गया, दैट मीन्स क्या हो गया, ये इंटरनल फोर्स का पार्ट हो गया। क्लियर है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इस सिस्टम का पार्ट बन जाऊंगा। सिस्टम का पार्ट कैसे बन जाऊंगा, सपोज कर लो मैं इसके ऊपर खुद खड़ा हो गया, ओके, दैट मीन्स आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम। अब मैं सिस्टम का पार्ट हूं, अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, अभी भी मैं लगा रहा हूं, अब मोशन हो रहा है, अब घंटा मोशन नहीं होगा, है ना, बिकॉज मैं अब जो फोर्स लगा रहा हूं मेरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। और मैं अब सिस्टम के अंदर फोर्स लगा रहा हूं, तो सिस्टम के अंदर फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब ये क्या, कौन सा फोर्स हो गया, इंटरनल। देखिए ध्यान से आप करिएगा, आप भी कर सकते हैं, बस कुर्सी टूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टम में कभी भी इंटरनल फोर्स अगर लग रहा है तो उससे कोई चेंज नहीं आने वाला, ये क्लियर हो गया, ठीक है।
बस अगर वो इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है भैया तो इसका मतलब क्या होगा, तब उसके थ्रू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन अगर वो नॉन कंजर्वेटिव रहा तब वो चेंज लाएगा, तब वो शेप के अंदर चेंज लाएगा, जिससे डिफॉर्मेशन की स्थिति बन सकती है। और डिफॉर्मेशन की स्थिति में हमारे लिए चीज़ों को ऑब्जर्व करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, तब हमको एक नई इंजीनियरिंग के थ्रू जाके पढ़ना पड़ता है। फिर अब यहाँ पे क्या मानेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, यहाँ पे जीरो है, इसके द्वारा कोई काम किया ही नहीं जा रहा है, तो गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैंने इतनी रेस्ट्रिक्शन डाल दिया मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कि उस लॉ को 100% श्योर होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स भैया होना ही चाहिए जीरो, इसका मतलब एयर वेयर का ड्रैग व्रैग नहीं होना चाहिए, एयर वेयर का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो अगर ऐसा रहेगा तो आपका काम ये बन जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं अगर आगे देखूँ, अगर मैं इसके आगे देखूंगा तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो सिस्टम आइसोलेटेड, एक्सटर्नल, इंटरनल सब समझ लिया हम लोगों ने। अब कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं, और लास्ट यही पॉइंट है कि भैया अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब कि अगर मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैं देख रहा हूँ, मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम की शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल है। और मैं अगर जोड़ूं तो मुझे पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, किसके पास, इस सिस्टम के पास कितनी मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया मेरे पास, मैकेनिकल एनर्जी मिल गई और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल थी, या मैकेनिकल एनर्जी मिली। कुछ किया मैंने, कुछ किया मतलब कुछ चेंज लाया, सम चेंज लाया, मोशन वोशन लाया, कुछ भी किया मैंने, जो भी किया, तो हुआ क्या कि इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, फाइनल। और इसी सिस्टम को अगर देखोगे तो इसके अंदर भी मतलब दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, फाइनल। तो मैं अगर एग्जैक्ट देखूँ तो फिर से मैकेनिकल एनर्जी देखूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तब मैं देखूंगा, और काइनेटिक एनर्जी तब मैं देखूंगा। इस सिस्टम सेम है, सिस्टम चेंज नहीं हुआ। अच्छा, भूल के सिस्टम ना चेंज कर दीजिएगा, तब आप ऑब्जर्व कहाँ से कर पाओगे। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखूंगा, तब जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी, मान लीजिए इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल वाली मैकेनिकल एनर्जी है। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, वो सब के सब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, यानी क्या हमेशा रहेंगे, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने चाहिए। इंटरचेंज कहाँ पे होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी तब घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, इनके अंदर इंटरचेंज होते रहेगा, क्लियर है बात। लेकिन होल अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनल फोर्स की कहानी चल रही है, एक्सटर्नल फोर्स को लाना ही नहीं है, इसीलिए ये गेम चलेगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चूँकि वीडियो यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं इतने पे ही डन कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे के जो टॉपिक होंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे, अच्छा एक बात मैं और समझा दूँ, यहाँ पे लास्ट देख लीजिए कि यहाँ पे जब भी हम फोर्सेस की बात करेंगे, अभी आप कहेंगे, क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, सर अभी आप कह रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने जस्ट ऑब्जर्व किया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है अपने जीवन काल में, जो मेरे अंदर डाउट लेके आ रहा था। तो मान लीजिए बॉल जब यहाँ पे है, जीरो है इसकी वेलोसिटी, लेकिन जब ये यहाँ से मोशन कर रहा है, तो मोशन करेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो आएगा ना। और अभी आप जस्ट देखे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की आप ले रहे हो, यानी एक्सीलरेशन ले रहे हो ग्रेविटी का, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो तो एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, है ना। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए कैसा फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स ही तो होगा, कभी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ, इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। सर कैसे बताइएगा भाई, सिस्टम कहाँ रखोगे, धरती पे ही तो रखोगे। धरती पे मतलब वो ऑलवेज कोई भी चीज़ धरती पे रही, धरती के पास रही, तो उसके पास ऊपर कौन सा फोर्स हमेशा लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई अगर सिस्टम बोल रहे हो तो सिस्टम मतलब यहाँ पे एज्यूम करोगे, कोई बॉडी एज्यूम कर रहे हो तो पृथ्वी पे एज्यूम करोगे, और पृथ्वी पे एज्यूम करोगे तो एक फोर्स ऑलरेडी उस सिस्टम के ऊपर लग रहा होगा, उसको आप नहीं हटा सकते, वो कभी नहीं हटा सकते आप। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जिसमें आप कह दोगे कि नहीं इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगे ही नहीं रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज लगेगा ना। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सिस्टम का क्या हो जाता है, वो पार्ट हो जाता है, इसलिए हम उस फोर्स के थ्रू देख रहे हैं काम। तो इंटरनल फोर्स मेरा कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए ना, वर्क डन हम देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू देखेंगे, याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू देखोगे तभी तो होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है वो इन्वॉल्व होंगे इसमें, वो हमारे सिस्टम का पार्ट होंगे, क्योंकि
याद रखिएगा, वो हमारे सिस्टम का क्या होंगे, पार्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि हमारा जो सिस्टम है वो धरती पे रहेगा और धरती पे रहेगा तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आई बात। और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके द्वारा जब काम किया जाएगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तभी तो कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। समझ आई बात भाई। अब किसी फोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो, हर फोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो फिर कोई तो आएगा ही नहीं, तो काम होगा नहीं, तो काम नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से, घंटा आएगी है भाई। एनर्जी कब आएगी, जब कोई काम करेगा। काम करने के लिए हम कुछ फोर्स चाहिए भाई, कोई फोर्स नहीं रखोगे तब कहाँ से होगा। तो सिस्टम के ऊपर जो फोर्स ऑलवेज लगते रहते हैं, तो जो भी फोर्सेस, जो कंजर्वेटिव फोर्स का आपने एग्जांपल लिया वो सब आएंगे। फ्रिक्शन नहीं ले सकते, नॉन कंजर्वेटिव था। नॉर्मल नहीं ले सकते, नॉन कंजर्वेटिव था। स्प्रिंग फोर्स तुमने लिया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, वो ले सकते हो। उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल ले सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी। और फिर क्या ले सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वो भी जो तुमने कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लिया वो सब के सब हमारे सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो उनको आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स में वही मेरे इंटरनल फोर्स के थ्रू किए गए काम के थ्रू होंगे, और वही हमारे अंदर एनर्जी, हमारे बॉडी, हमारे सिस्टम के अंदर एनर्जी लेके आएंगे, और वही एनर्जी फिर चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, वहीं से हम मैकेनिकल एनर्जी का ये लॉ एक्सेस करवा पाएंगे। तो आई होप ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। और कभी भी ये डाउट मत रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा काम किया जाएगा, और वो काम कैसा होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रिस्टोर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये फिर पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर इंटरनल फोर्स, तब जीरो होना चाहिए वर्क डन। क्लियर है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लियर है। इसको आप क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।